So students, hello and welcome to the class of chemistry by EWS, powered and done by Sanjay Maharana. Okay. So in the previous class, we have studied about metals and non-metals, the physical property of metals and non-metal. Okay. So now, today we will be discussing the first and foremost thing, that is exceptionals. I had said it formally, okay, there are some exceptionals like, let us recall the chapter. तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, मेटल्स के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे मेटल्स आर malleable, metals are ductile, metals are sonorous, metals have luster, metals have high melting and boiling point, metals are hard and so many. Okay ना? तो क्या है कि these are the common properties. अब बात समझ रहे हो ना? ये सारे common properties हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स के. लेकिन क्या है कि 118 एलिमेंट में से, जैसे मान लो कि 90 मेटल्स हैं, तो उनमें से कुछ एक दो एक्सेप्शनल्स होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल का मतलब, दिस एक्सेप्शंस मतलब कि जो थोड़ा सा अलग हो, हर किसी से अलग हो. बात समझ रहे हो ना? मैंने एग्जाम्पल में दिया था एक्सेप्शन का कि मैमल्स आर समथिंग, मैमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म that that give birth to their young ones, and non-mammals are something, the living organism that lay eggs, right ना? But मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया वो था आपको that duck-bill platypus, do you remember? No. Okay. तो बहुत ज्यादा उन चीजों पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं. एक्सेप्शनल के बारे में, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज हो लेकिन कुछ प्रॉपर्टी नहीं हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना? व्हाट वाज दैट? मेटल्स आर सॉलिड, राइट? मेटल्स जो है सॉलिड होते हैं किस पे? तो रूम टेम्परेचर पर. मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो जितने मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही होंगे, क्योंकि ये जनरल प्रॉपर्टी. आप अपने आसपास ही देख लो, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, आयरन है, कॉपर है. आप इन चीजों को देखो, ये सब आपको सॉलिड के ही रूप में मिलेंगे. आयरन का बहुत सारा आपके घर में गेट, विंडोज, बहुत सारी चीज होंगे, वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं. गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो वो क्या लिक्विड या गैसियस स्टेट में होते हैं? नहीं, दे आर ऑलवेज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ओके, ये सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं. बट ये जो बट आ जाता है, दिस गिव्स राइज टू द एक्सेप्शनल्स. सारे मेटल सॉलिड में होते हैं, लेकिन कोई एक मेटल या दो मेटल ऐसा है जो हो सकता है कि या तो लिक्विड में हो या गैस में हो. इसका मतलब ये नहीं कि वो मेटल नहीं है. मीन्स व्हाट? कि 10 पैरामीटर बनाया गया है, सपोज 1 2 3 4 करके 10 पैरामीटर्स बनाया गया है. इन 10 पैरामीटर्स को, मतलब जो भी कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट इन 10 पैरामीटर्स को फॉलो करेगा, वो मेटल्स कहलाएगा. ठीक है ना? अब कुछ मेटल्स में ऐसा है कि वो 8 पैरामीटर्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन 2 को फॉलो नहीं कर रहा है. 2 प्रॉपर्टी उसमें नॉन मेटल का आ गया. ठीक है? तो क्या है कि वो चूंकि 8 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो मेजॉरिटी 8 की है या 2 की है? ऑफ कोर्स 8 की है. तो ये जो मेजॉरिटी 8 की है, इसलिए उसको स्टिल वो मेटल्स के ही कैटेगरी में रहेगा. ये नहीं कि 2 प्रॉपर्टी उसके पास नॉन मेटल का है तो उसको नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कैटेगरी में डाल देंगे. बात समझ रहे हो ना? तो क्या है कि वो 8 प्रॉपर्टी में रिसेंबल कर रहा है, इसलिए उसको मेटल के ही कैटेगरी में रखा जाएगा. बट
एज फार द मैटर ऑफ दोज टू प्रॉपर्टीज कंसर्न, उन दो प्रॉपर्टी के केस में ये एक्सेप्शनल हो जाएगा कि मेटल है स्टिल लिक्विड है, जबकि मेटल सॉलिड होते हैं लेकिन फिर भी ये लिक्विड है। तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल, जो कि रेयरर ऑफ द रेयरेस्ट हो, बिल्कुल रेयरर होता है, ठीक है ना। अब देखिए एक एक करके, मैंने यहां पे इसलिए पहले लिख दिया है ताकि टाइम हमारा ज्यादा बर्बाद नहीं हो। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, इन चीजों को जानते हैं। सबसे पहला है ग्रेफाइट एंड आयोडीन हैव लस्टर। व्हाट? लस्टरस होना किसका प्रॉपर्टी है? मेटल्स आर लस्टरस, नहीं, मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर, याद है ना। तो मेटल्स आर लस्टरस, लेकिन आपको ये पता होगा, ध्यान रखना है कि ये जो आयोडीन है, आप जो ये देख रहे हो आयोडीन और ये ग्रेफाइट, आयोडीन तो आपको पता है कि ये नॉन मेटल है, क्योंकि मैंने बताया था ये हैलोजन के फैमिली में होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद है ना। 17th ग्रुप, इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको 17th ग्रुप, वो सारा नॉन मेटल है, तो आयोडीन तो नॉन मेटल है। चलो, वो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट किसी पीरियोडिक टेबल के लिस्ट में नहीं है, लेकिन क्या होता है, एक टर्म है, आप उस टर्म को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूं। देयर इज अ टर्म कॉल्ड एलोट्रॉप। आज मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी होता क्या है, या एलोट्रॉप्स होता क्या है? एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी एंड एलोट्रॉप्स इज नाउन। सिंपली एलोट्रॉप्स होते हैं और एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी है उसका। तो एलोट्रॉपी में होता क्या है कि जिसका केमिकल प्रॉपर्टी पूरा का पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन अकरेंस डिफरेंट होता है, फिजिकली वो डिफरेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैन, तो मैन क्या है कि सारे के सारे मैन ही हैं, या फिर सपोज करते हैं हम लोग एक फैमिली को लेते हैं, शर्मा जी, ठीक है। तो शर्मा जी के यहां के 3 बेटे हैं, तो तीनों, ऑल ऑफ देम आर सन ऑफ शर्मा जी, इजंट इट? तीनों के तीनों बेटे हैं शर्मा जी के, लेकिन क्या है, केमिकली वो लोग सब सेम है, केमिकली तीनों के तीनों मेल हैं, सबके पास वही आंख, नाक, मुंह, कान सारा कुछ है, लेकिन फिजिकली क्या है, फिजिकली उनका अपीयरेंस अलग है। बात समझ रहे हो ना। केमिकली दे आर द सन ऑफ शर्मा जी, उसके बाद जो एक मेल बीइंग में होना चाहिए वो सब उन तीनों में है, तो केमिकली ऑल द 3 आर सेम, बट फिजिकली क्या है, तीनों का अपीयरेंस डिफरेंट है, नहीं। तो यही चीज है कि केमिकल प्रॉपर्टी जिसका सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। अब मैं आपको बताता हूं, एक एलिमेंट है 6 एटॉमिक नंबर पर, जिसका नाम है कार्बन, ठीक है। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन अलग अलग स्टेट में रहता है। स्टेट में मीन्स इसी कार्बन से बना हुआ है डायमंड, और इसी कार्बन का बना हुआ है ग्रेफाइट, ठीक है। दोनों का दोनों कार्बन का ही बना हुआ है। जैसे आप मान लो आटा, ठीक है, आटा का रोटी भी बना हुआ होता है और आटा का पराठा भी बना हुआ रहता है, नहीं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आटा जानते हो आप लोग, व्हीट फ्लोर, ओके। तो क्या है, उस आटा से रोटी भी बनाया जाता है और पराठा भी बनाया जाता है। तो केमिकली रोटी और पराठा क्या डिफरेंट है? पराठा को किसी और चीज से बनाया गया है? नो। रोटी को किसी और चीज से बनाया गया है? नो। दोनों बना हुआ किससे है? आटे से ही, है ना। लेकिन दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है? डिफरेंट है। रोटी व्हाइट व्हाइट लगता है, पराठा का कलर कुछ गोल्डिश, गोल्डन जैसा लगता है ना। तो यही डिफरेंस है, दोनों बना हुआ किसका है? आटा का ही। केमिकली दोनों का दोनों हूबहू सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट दोनों का डिफरेंट है। तो रोटी और पराठा को कहा जाएगा एलोट्रॉप
समझ रहे हो? रोटी एंड पराठास विल बी कॉल्ड एज एलोट्रॉप ऑफ आटा। उसी तरह से ये जो कार्बन है, इसी कार्बन से बना हुआ है डायमंड और इसी कार्बन से बना हुआ है ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड और ग्रेफाइट क्या हो गया? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन अगर पूछेगा तो आप क्या 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 दोगे? डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इसका मतलब है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का दोनों पूरा का पूरा कार्बन है ना, पूरा का पूरा कार्बन है। तो दैट मीन्स कार्बन इन दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, राइट? अब आप याद करो कि कार्बन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? ऑफ कोर्स, गुड। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल, है ना? तो कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या लस्चरस होते हैं या नॉन लस्चरस होते हैं? नॉन लस्चरस होते हैं। कार्बन नॉन मेटल्स में कोई लस्टर नहीं होता है, लस्टर तो मेटालिक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये नॉन लस्चरस है, नॉट लस्चरस है, तो ये एक्सेप्शन आ गया कि कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, बट ग्रेफाइट एंड आयोडीन बीइंग नॉन मेटल्स, क्योंकि ग्रेफाइट हो गया कार्बन और आयोडीन इज आयोडीन, तो ये दोनों नॉन मेटल होते हुए भी इनके पास लस्चर होता है, इनके पास वो चमक होती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला एक्सेप्शन कि नॉन मेटल है फिर भी इनके पास मेटालिक लस्टर है। एम आई क्लियर? ओके, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप याद करो, मैंने बताया था कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नहीं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई होता है मेटल्स का, आप देख लो ना, आपके घर में प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक के बहुत सारे चीज होते हैं बने हुए, टॉयज हैं या प्लास्टिक का कुछ किचन में यूज होने वाला कुछ क्रॉकरी या कुछ भी होता है, या प्लास्टिक के कुछ भी हैं, आप उसको गैस पर, आग पर थोड़ा सा भी हीट के पास लाओ तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप आयरन को अपने घर में मेल्ट कर लोगे, गोल्ड को मेल्ट कर लोगे पूरा का पूरा, सिल्वर को कर लोगे, एल्यूमिनियम को कर लोगे? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। आप उतना टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करोगे तब तो ये मेल्ट करेगा ना, है ना? लेकिन तो मेटल्स का क्या है, मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सोडियम और पोटेशियम के साथ साथ गैलियम और सीजियम का भी। तो आपके पास एक्सेप्शनल में ये चार एलिमेंट मेटल्स भी हो गए जिनके मेल्टिंग पॉइंट काफी लो हैं। कौन कौन? तो सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम, ये सब मेटल्स है लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। आप सब लोग मेरे लेक्चर को सुनते हुए इन सब चीजों को नोट कर लोगे, ओके ना? आइए थर्ड पॉइंट, कैन बी कट विद नाइफ। आइए एक और पॉइंट याद करते हैं मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल्स आर जनरली हार्ड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, है ना? तो क्या हार्ड सॉलिड को आप, कोई भी चीज जो बहुत हार्ड है और सॉलिड है, उसको नाइफ से कट कर सकते हो, छुरी से? पॉसिबल है। आप आयरन या फिर आयरन बार्स को, आपके घर में जो आयरन का विंडो है या एल्यूमिनियम का कुछ बना हुआ है या गोल्ड का आपके पास कोई ऑर्नामेंट होगा, सिल्वर का कोई ऑर्नामेंट होगा, आप उसको अपने घर में जो रखा हुआ नाइफ है आपके किचन में, जिससे मम्मी सब्जी काटती है या फिर फल को काटा जाता है, क्या उस नाइफ से आप आयरन या गोल्ड या सिल्वर या एल्यूमिनियम या कॉपर इन चीजों को काट सकते हो नाइफ से? नो, नॉट एट ऑल, इट इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं, बहुत हार्ड होता है, हम लोग नहीं काट सकते क्योंकि दे आर हार्ड सॉलिड्स। बट ये जो सोडियम और पोटेशियम है, आपको पता है ये मेटल है, इनके पास एक और, मतलब ये एक्सेप्शनल्स में 2-3 प्रॉपर्टी है जिसमें ये एक्सेप्शनल में आ जाते हैं। पहला तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है,
जो कि मेटल का बहुत हाई होता है। सेकेंड, ये सब बहुत सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं मतलब सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से कट कर सकते हो। जैसे कोई फ्रूट है या फिर कोई वेजिटेबल है, वो सब सॉफ्ट होते हैं, इसलिए तो उनको नाइफ से कट कर सकते हैं। हम लोग आयरन को तो कट कर नहीं सकते हैं। उसी तरह से सोडियम और पोटेशियम को भी हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, ये सब बहुत ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल मतलब वो जिसको कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओ तो वो टूट जाए या चूर हो जाए, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मैलिएबल और डक्टाइल भी नहीं है, सोडियम और पोटेशियम। ओके ना, या सो नाउ नेक्स्ट इस कार्बन फिर से आपको मैं बता दूं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ये किसका प्रॉपर्टी है भाई, ये मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और लो मेल्टिंग पॉइंट किसका प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है। अब देखो, सोडियम और पोटेशियम मेटल है तो उसूलन इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए था, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है। उस तरह से कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए था, लेकिन कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। मैंने आपको बताया था क्लास में, शायद लाइव लेक्चर के टाइम पे भी मैंने इस चीज को रिपीट किया था। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि मेटल्स कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि हीट और लाइट को खुद से पास करने दे दे। फॉर एग्जाम्पल, आप इस डस्टर को ले लो, ठीक है ना। अगर इस साइड आप इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से इधर से सप्लाई करते हो तो आप इस चीज को यहां पे पकड़ सकते हो, इस तरफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, है ना। इस एंड पर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, लेकिन इस एंड पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा। या इसमें भी आप सप्लाई करो, इस एंड पर नहीं आएगा। ओके ना। अच्छा, आप यहां पर इसको हीट भी करना शुरू करो, इस एंड पर कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज मैं आपको एक आयरन का रड दे दूं और मैं आपको बोलूं कि आप इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करो, तो क्या आप इस तरफ होल्ड करके रख पाओगे? नो। क्या है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू होगा, इस तरफ भी शॉक लगने लगेगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। उसी तरह से आप अगर आयरन को इस साइड गर्म करोगे तो हीट तुरंत इधर से, मतलब विदिन 1 और 2 मिनट, विदिन फ्यू मोमेंट्स ये हीट यहां तक ट्रांसफर होके आ जाएगा। गर्म यहां पे हो रहा है, लेकिन गर्म यहां पे भी लगने लगेगा, है ना। तो इट मीन्स कि जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। इसलिए हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, उसको वो ट्रांसफर करना शुरू किए, और क्या हुआ, पूरे के पूरे इस सब्सटेंस में, पूरे के पूरे इस मेटल में कंडक्शन शुरू हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को सप्लाई करना शुरू कर दिया। बट इन नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर और आर इंसुलेटर्स टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को नॉन मेटल्स अपने से पास करने नहीं देते हैं। बट अगेन दिस ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का, मतलब ग्रेफाइट का मतलब कार्बन। ये ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, ग्रेफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई, मतलब ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। ओके, बैड कंडक्टर्स। अच्छा, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल था, फिर भी ये गुड कंडक्टर था। और अब आप आइए इन दोनों महाशय को लीजिए, बिस्मथ एंड लेड। बिस्मथ Bi एंड लेड Pb आर बैड कंडक्टर्स। ये दोनों मेटल्स हैं, मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल क्या है, ये बिस्मथ और लेड जो है ये दोनों बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ओके,
बात समझ में आ रही है? इन चीजों को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। ओके, नाउ Hg, मैंने इसको पहले बताया था, अभी फिर से रिपीट हो रहा है। Hg का मतलब क्या है? मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी एक मेटल है। Hg इज अ मेटल, मर्क्यूरी इज अ मेटल, येट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन मर्क्यूरी मेटल होने के बावजूद ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद चूंकि ये लिक्विड है, इसलिए ना तो ये मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है, ना ही हम लोग इसको पीट के पतला शीट बना सकते हैं, ना ही इसको पीट के लंबा सा तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी एक और एक्सेप्शनल आ गया आपके पास, ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर, प्लस ना ही ये मैलिएबल है, ना ही डक्टाइल है। ओके, चलिए दूसरा है ब्रोमीन इज अ लिक्विड नन मेटल। ब्रोमीन नन मेटल है, और नन मेटल की भी ये प्रॉपर्टी है कि नन मेटल या तो सॉलिड में होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक एक्सेप्शनल केस है जो कि लिक्विड में होता है। नन मेटल है फिर भी ये लिक्विड में होता है। नन मेटल या तो सॉलिड या गैस में होता है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड में होता है। और फिर गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे, सोडियम और पोटेशियम के साथ। तो इस तरह से अभी और भी कुछ एक्सेप्शनल है, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है ना, आप इन चीजों को लिख लो। लाइव क्लासेस में मैं आपके साथ हूं, अगर आपको पूछना है तो मैं वीडियो को पॉज करूंगा, आप पूछिए, जिसको भी इशू है आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा। ओके, सो नाउ आई एम रबिंग दीज थिंग्स। Now we will be focusing on our next topic, that is chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of मेटल्स। नॉन मेटल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम है नहीं इसमें, ये टाइम टेकिंग चैप्टर है, टाइम टेकिंग टॉपिक है। ओके, तो मेटल्स फिलहाल एक पहला प्रॉपर्टी में हम लोगों को नॉन मेटल को भी लेना होगा, तो यहां पे हम लोग चलो नॉन मेटल भी कर लेते हैं। मैं बड़े बड़े लेक्चर्स में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे। आई थिंक विजुअली ये ठीक ठाक होगा, इस बार दिख रहा होगा। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेप्शनल भी जान चुके हैं। अब बात आई केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी में मुझे याद है मैंने इससे पिछले लेक्चर में एक प्रॉपर्टी लिखा था, फर्स्ट नंबर, दैट मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव in nature, whereas non-metals are electronegative in nature. ओके, आप इस चीज को एक बार देख लो। टॉपिक में आप ऊपर में लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है।
द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज metals are electropositive in nature and non-metals are electronegative in nature. बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चूंकि आप सब मेरे बच्चे हो तो मुझे ये पूरा पता है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं इस थ्योरी को अभी वीडियो में दे रहा हूं, लाइव क्लासेस में मैं आपके सामने हूं। जो भी पूछना है आप पूछो, मैं वीडियो को पॉज करके आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है ना? ओके, सो metals are electropositive in nature, non-metals are electronegative in nature. I repeat, metals are positive in nature and non-metals are electronegative in nature. बात समझ में आ गई? ओके, शायद इस प्रॉपर्टी को बताने में ही आज का लेक्चर खत्म हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से बता दूं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलिए मैं अब इन चीजों को रब करता हूं। यस, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ। आपको पता है केमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं, है ना? तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस कितने सारे एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट्स। वेरी गुड। ये 118 एलिमेंट्स में से आपको मैंने बताया था कि जो 18th ग्रुप है हमारा, 18वां ग्रुप, ठीक है, शायद इस तरफ अगर दिखे नहीं तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप है, 18th ग्रुप, दैट इज द ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन है? मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग 1 to 36 एलिमेंट्स को याद कर लोगे। सब लोगों को याद हो गया है ना? पक्का? मैं अभी वीडियो पॉज करके आपसे पूछूंगा, इसलिए सबको याद होना चाहिए। नोबल गैसेस, कौन कौन से नोबल गैसेस है भाई? तो हमारे पास नोबल गैसेस है, सबसे पहले हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनन, उसके बाद रैडन और उसके बाद फिर ऑर्गेनेशन, ठीक है? चलिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग क्रिप्टन, दैट मीन्स 36 तक याद करोगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, नियन का 10 और हीलियम का 2। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये ग्रुप 18 है, नोबल गैसेस का ग्रुप। चलिए मैं फिर से अपने थ्योरी पे आ जाता हूं कि केमिस्ट्री इज समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड और डिपेंडेंट ऑन द केमिकल रिएक्शंस, इजंट इट? से इट लाउडली। या केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन रिएक्शंस ओनली। रिएक्शंस किनके बीच में होता है? जो एलिमेंट्स हैं वो सब आपस में रिएक्ट करते हैं। ओके, व्हाई डू द एलिमेंट्स रिएक्ट? एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं? ओके, तो इसका आंसर होगा टू गेन स्टेबिलिटी। ओके ना? टू गेन स्टेबिलिटी, टू बी और टू बी स्टेबल। वेरी गुड। स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए। अगर वो रिएक्शन नहीं करेंगे तो इधर उधर परेशान रहेंगे। नहीं, जैसे कि बहुत लोग बड़े होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आप लोग जैसे यहाँ पे हैं तो 12th के बाद इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ कोचिंग, वहां क्लास, इस बुक को पढ़ना है, उस बुक को पढ़ना है, यहाँ पे टेस्ट देना है, मीन्स बिल्कुल परेशान रहते हैं। क्यों? आईआईटी को निकालने के लिए, नहीं, आईआईटी को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उनको इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना उनका लक्ष्य है।
देयर एम इज टू बी एन इंजीनियर, और इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको आईआईटीज में एडमिशन चाहिए। तो आईआईटी में एडमिशन करना आपका लक्ष्य हो गया, आईआईटी क्रैक करना आपका लक्ष्य हुआ। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, यहां पढ़ना वहां पढ़ना, इस चीज को बनाना उस चीज को बनाना, एग्जाम्स देना, टेस्ट देना, कोचिंग करना, टीचर से बात करना, टीचर की डांट सुनना, मतलब बहुत ज्यादा उथल पुथल है लाइफ में। ये स्टेबल कब होगा? जब आप आईआईटी क्रैक करके आईआईटी में एडमिशन ले लोगे, ठीक है ना, या फिर जब आप फाइनली इंजीनियर बन के प्लेसमेंट लेके सेटल हो जाओगे। नहीं तो इसको कहा जाता है स्टेबिलिटी। तो उसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स भी रिएक्ट करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होने के लिए वो सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो भाई कोई जिसका एम्बिशन इंजीनियर बनना है तो वो रिएक्ट कर रहा है ताकि वो आईआईटी क्रैक करके एक अच्छा सा इंजीनियर बन पाए। तो उसको स्टेबिलिटी कब मिलेगा? जब वो इंजीनियर बन जाएगा आईआईटी से। नहीं, बात समझ रहे हो ना? तो एलिमेंट्स को स्टेबिलिटी कब मिलेगा? किसी आदमी को, जैसे मान लो आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो क्या आप पढ़ाई करोगे, एग्जामिनेशन फेस करोगे, उसके बाद फिर नीट क्रैक करोगे, नीट करने के बाद फिर आपको किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, फिर आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, फिर आप सेटल हो गए, आप स्टेबल हो गए। उसी तरीके से कि एलिमेंट्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, तो आखिर वो स्टेबल होंगे कैसे? मुझे डॉक्टर बनना था तो मैं डॉक्टर बन के स्टेबल हो गया, लेकिन एलिमेंट को क्या बनना है जो कि वो स्टेबल हो जाएंगे? नो, आप समझ रहे हो ना? इज माई क्वेश्चन जेन्युइन टू यू और नॉट? ओके, तो मीन्स व्हाट कि जब भी कोई एलिमेंट रिएक्ट करेगा मेरे बच्चों, सपोज करो ये एक्स है, अगर ये रिएक्शन करेगा तो किस चीज के लिए? स्टेबल होने के लिए। और वो स्टेबल कब होगा? जब वो अपनी नजदीकी नोबेल गैस के फॉर्मेट में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? जब वो अपने नजदीकी नोबेल गैस के फॉर्मेट में आ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। बात समझ गए ना? ओके, अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को। थोड़ा टाइम तो लगेगा, शायद इस टॉपिक में ही आज का लेक्चर ओवर हो जाए, लेकिन इस चीज को समझना तो है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना? ओके, तो मुझे एक चीज तो पता चल गया भाई कि एलिमेंट्स स्टेबल होगा बीइंग स्टेबल मीन्स टू acquire. Being stable means to acquire the format of its nearest noble gas. Okay now? Being stable means to acquire the format of its nearest noble gas. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 118 एलिमेंट में से ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स हैं, इन 7 एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब रिएक्ट करेंगे। नोबेल गैसेस अपने में स्टेबल होते हैं, ये कभी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना? ये कभी रिएक्ट नहीं करते हैं। इनके अलावा जितने सारे एलिमेंट है वो रिएक्ट करेंगे स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कब हो जाएंगे? जब वो अपने किसी भी नजदीकी नोबेल गैस के फॉर्मेट में आ जाए। ओके, अब नोबेल गैस के फॉर्मेट में आने का मतलब क्या है भाई? अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration. Okay, this is electronic configuration. आइए
सबसे पहले हम लोग आते हैं एटम पर। पता होगा आपको, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर, एनी एलिमेंट। तो एटम सबसे छोटा पार्ट होता है। इस एटम में सपोज करो दिस इज द मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, ये कोई एटम है, ठीक है। इस एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। इस एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस एटम के बीचों बीच एक और कुछ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। मैंने ये क्या बनाया है? एक एटम का मॉडल बनाया है। सपोज करो कोई भी छोटा सा एलिमेंट है, उसका एक मॉडल है, ये एक एटम बना दिया मैंने। इस एटम में के बीच में, हर एटम के बीच में, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का, कितना भी बड़ा एलिमेंट, कितना भी छोटा एलिमेंट, सबका छोटा छोटा एटम होता है। और हर एटम का जो मॉडल होता है वो कुछ इसी प्रकार होता है कि बीच में न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये जो प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन, ये सारे के सारे, अब किसी एटम में अगर मान लो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो वो दोनों किस में रहेगा? इसी न्यूक्लियस में, ठीक है। या अगर एक एलिमेंट में 100 प्रोटॉन है, 100 प्रोटॉन है और 100 न्यूट्रॉन है, या 1000 प्रोटॉन 1000 न्यूट्रॉन है, वो सारा का सारा उठ के किस में जाएगा? न्यूक्लियस में ही रहता है। नंबर डजंट मैटर, ठीक है ना, नंबर मैटर नहीं करता है। एक एटम में जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन और जितना न्यूट्रॉन होगा, वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, ठीक है। तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम के अंदर 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो भैया न्यूक्लियस के अंदर है, चाहे 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1,00,000 हो, सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर है। उसके बारे में हम लोगों को बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अब क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्चुअली इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ओके, घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। ऑर्बिट्स में राउंड राउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना, न्यूक्लियस बीच में, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हम लोगों को कुछ सोचना नहीं है। इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड राउंड ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें घूमते रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या है, ये सारे घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस के बाद का जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है, इन ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं शेल्स, SHELLS, शेल्स, ओके। तो न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहला ऑर्बिट है, इसका नाम रखा गया है के शेल, ठीक है ना। उसके बाद का जो ऑर्बिट है उसको रखा गया है एल, उसके बाद का जो है उसको रखा गया है एम, और उसके बाद जो है उसको रखा गया है एन। बात समझ में आ गई? न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहां हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स राउंड राउंड ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। तो राउंड राउंड ऑर्बिट्स में सबसे पहला ऑर्बिट क्या है? के, उसके बाद का ऑर्बिट एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन। अच्छा, इन सब शेल्स का, इन सब ऑर्बिट्स का अपना अपना लिमिट है।
K के पास 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, उसी तरह से L के पास 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसी तरह से M के पास 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और N के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ओके, आप इस चीज को पहले अच्छे से देख लो, समझ लो और उतार लो। जस्ट कॉपी इट इन योर कॉपी एंड माइंड टू। ओके, इसको अपने माइंड में और कॉपी में दोनों जगह पे कॉपी कर लो। ओके ना? ये आपको और अच्छे से दिख रहा होगा, बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो मैंने एक लाइट को और स्विच ऑन कर दिया ताकि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से और क्लियरली दिखे। हमारे पास शेल्स आ गए। कौन कौन से शेल है भाई? तो K, L, M एंड N। इन सब का लिमिट है 2, 8, 18 एंड 32। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस मॉडल को पूरा का पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है ना? ओके, तो बच्चों हमारे पास एटम का मॉडल आ गया, शेल्स क्या होता है ये हम समझ गए। अच्छा, ये लिमिट क्या था? जैसा मैंने लिखा था कि K के पास 2 इलेक्ट्रॉन, L के पास 8 इलेक्ट्रॉन, M के पास 18 एंड N के पास 32। ये क्या था? क्या था? नहीं पता? चलो मैं बताता हूं, मैं हूं भाई आपके पास ही हूं। एक्चुअली में चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हर किसी के पास घर होता है, सब लोग घर में रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर रहने वाले 5 लोग ही हैं, लेकिन घर में लगभग 7-8 रूम्स बने हुए हैं, ठीक है ना? ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक इंसान है, उसके घर में 5 रूम्स हैं, 2 छोटा है, 1 मॉडरेट है और 2 बड़ा है, ठीक है? अब उसके घर में कोई बहुत बड़ा सा फैमिली फंक्शन हुआ, शादी की किसी की, तो बहुत सारे गेस्ट आए। अच्छा, पहले उस घर में 5 लोग ही रहते थे, है ना? 5 लोग में मम्मी पापा का एक अलग रूम, फिर एक भाई का अलग रूम, दूसरे भाई का अलग रूम और सिस्टर का अलग रूम, मतलब 4 रूम्स ऑक्यूपाइड हैं। एक रूम को ऐसे ही वैकेंट रखा गया है, गेस्ट रूम जैसा। अब शादी हो रही है घर में, तो बहुत सारे गेस्ट आ गए। सपोज करते हैं कि आपके पास 5 रूम तो है ही और नंबर ऑफ गेस्ट 80 हो गए, 80 लोग, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे? आपने गेस्ट रूम तो एक ही बनाया है, तो क्या 80 लोगों को आप उसी गेस्ट रूम में मतलब डाल दोगे सबको? जानवर की तरह चल फट एकदम ठेल ठेल के घुस सबको एकदम ठेलो, मतलब लाए एक बड़ा सा बांस और तो हूर दिए एकदम, तो सब मतलब एक के ऊपर 10-10 को सुला दिए, इस टाइप का। ऐसा कुछ कर पाओगे आप लोग? ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, तो जो छोटे छोटे रूम हैं, मान लेते हैं कि उन छोटे रूम्स की भी कुछ कैपेसिटी होगी। आप गेस्ट रूम में 80 लोगों को क्यों नहीं, 80 जो पीपल आए थे उनको आप एक ही रूम में क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि उस रूम की कुछ कैपेसिटी होगी। नहीं, थोड़ा बड़ा है तो 10 या ज्यादा से ज्यादा 15 लोग आ सकते हैं एक रूम में। क्यों? क्योंकि उसका स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15 लोग, 15 से 16 नहीं हो सकते हैं, 16 लोग नहीं हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, isn't it? ओके, तो 15 लोगों को आपने एक रूम में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 2 छोटे छोटे रूम हैं, तो 2 छोटे छोटे रूम में आपने 10-10 लोगों को डाल दिया, है ना? पहले 15 में डाला, 15 लोगों को एक रूम में, फिर आपके पास और लोग बच गए तो फिर आपने 10 को एक रूम में डाला, और लोग बच गए फिर आपने 10 को एक रूम में डाला, और लोग बचे हुए अभी
क्योंकि अभी तो ओनली 35 लोग हुए हैं, अभी आपके पास और 45 लोग बचे हुए हैं। अब 45 लोगों के, और आपके पास रूम भी 2 ही है, लेकिन वो तो बड़े बड़े रूम है, तो आप क्या कर रहे हो कि एक में 15 को डाल दिए, एक में और 15 को डाल दिए, और बाकी को हॉल रूम में या कहीं पे और व्यवस्था कर दिया गया, कहीं और अरेंजमेंट हुआ। मीन्स व्हाट, कि डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड स्पेस दैट इज देयर इन योर रूम, आपने वहां पर लोगों को रखने के लिए कुछ अरेंजमेंट कर दिया। एक ही रूम में इट वॉज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू पुट ऑल द 80 men इन अ सिंगल रूम। नहीं, क्यों? क्योंकि उसका एक स्पेस होता है। सो बच्चों, सिमिलरली ये जो शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, जो मैंने आपको बताया, तो इनका लिमिट है कि पहले वाले ऑर्बिट में, चूंकि वो छोटा ऑर्बिट है, इसलिए उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो आप उसको दूसरे में शिफ्ट करो, एल वाले में, है ना। जैसे आपने पहले रूम में 15 लोगों को डाला, फिर सेकंड रूम में 10 को डाला, ठीक है ना। उसी तरह से यहां पहले रूम में, पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालना है। अगर इलेक्ट्रॉन और बच गए तो फिर एल में डालो 8, इसके बाद भी और बच जाता है तो फिर एम में डालो 18, और बच जाता है तो फिर एन में डालना है 32। ठीक है, ये लिमिट है। 2 है तो इसमें 1 रह सकता है या 2 रह सकता है। 8 है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रह सकता है, 9 नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अब आप लोग आ जाओ, मैंने आप लोगों को बोला था एटॉमिक नंबर 1 to 36 याद करने के लिए, हो गया होगा। ओके, चलो अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपके पास एटॉमिक नंबर मैं देता हूं 18, 8, 12। 18 में कौन है भाई? आर्गन। 8 में कौन है? ऑक्सीजन। 12 में कौन है? मैग्नीशियम। ठीक ना। चलो, इन सब एटॉमिक नंबर का मतलब पता है आपको क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, अगर किसी को एटॉमिक नंबर 18 दिया गया है तो इसका मतलब है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 18 ही प्रोटॉन है। बात समझ रहे हो ना, भूलना नहीं कुछ भी। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसका मतलब उसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन है। सॉरी, तो बात आप समझ रहे हो। 18 है तो मीन्स व्हाट, कि किसी भी एलिमेंट को जो एटॉमिक नंबर असाइन किया गया है, जो एटॉमिक नंबर दिया गया है, इसका मतलब है कि उस एलिमेंट के एक एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात समझ में आ गई कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, अगर एटॉमिक नंबर 50 है तो इसका मतलब उसमें 50 नंबर ऑफ प्रोटॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर अगर 50 है तो उसमें प्रोटॉन कितना होगा? 50, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 50। एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होता है। आपको यह भी पता होगा कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसका मतलब है जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है एक एटम में, हाँ कि ना? अरे बोलो, समझ में आ गया ना? ओके, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। फिर से आप याद करो थ्योरी को, मैंने क्या बताया था कि एक प्रोटॉन हो या 1,00,000 प्रोटॉन हो। अभी हम लोग न्यूट्रॉन की बात करेंगे ही नहीं, न्यूट्रॉन तो है भाई, न्यूक्लियस में बैठा हुआ है, कोई मतलब भी नहीं है। प्रोटॉन से मतलब है थोड़ा, इसलिए मैंने प्रोटॉन को लिया है। तो एक प्रोटॉन हो या 1,00,000 प्रोटॉन हो, सारे के सारे प्रोटॉन कहां रहेंगे? न्यूक्लियस में, है ना। तो अब यहां पे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने से क्या होता है
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है तो पैरेलल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम। अगर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पूरा सिस्टम। नहीं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होने का मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम न्यूट्रल रहता है इलेक्ट्रिकली। बात समझ में आई ना? ओके, तो अब देखो हम लोग यहां से शुरू करते हैं फिर से कि किसी का एटॉमिक नंबर अगर 18 है, 18 है, तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन है। बोलो हाँ, अरे बोलो ना, बात समझ रहे हो? ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन में ये जो 18 प्रोटॉन है ये तो सारा का सारा न्यूक्लियस में रहेगा। हाँ? इसमें भी जो 8 प्रोटॉन है ये सारा का सारा न्यूक्लियस में रहेगा, 12 प्रोटॉन है ये सारा का सारा न्यूक्लियस में रहेगा। अब बच गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। आओ इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन है भैया मेरे पास? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन को पहले, अब इसके घर में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए रूम दोगे कि नहीं? अरे दोगे ना? ओके, कौन कौन सा रूम दिया जाएगा तो देखते हैं। के वाला रूम देते हैं पहले। के रूम में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। क्या इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गया? नहीं, अभी भी कितना बचा हुआ है? 16 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, ठीक है ना? तो उसको अब सेकंड रूम में शिफ्ट करना होगा। सेकंड रूम कौन है? एल। कितना देना होगा? 8, क्योंकि इसके पास लिमिट 8 ही है, ये 8 ही इलेक्ट्रॉन रख पाएगा अपने अंदर। के और एल में 8, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। अभी खत्म हो गया क्या इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, अभी और कितना बचा हुआ है? 8 और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अब उसको थर्ड रूम में शिफ्ट करना होगा कि नहीं? एम में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? जितना बचा 8, ठीक है। इस तरह से हम लोग 288 इलेक्ट्रॉन्स को रख दिए हैं। बात समझ में आई किसमें कितना रखना है? ओके, सेकंड में आ जाओ, इसमें भी देखते हैं थोड़ा। 8 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। 8 इलेक्ट्रॉन को किसमें रखेंगे? सबसे पहले के में रखेंगे 2, उसके बाद किसमें रखेंगे? एल में कितना रखेंगे? 6। नहीं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ना, 2 आप पहले उसमें रख चुके हो, तो इसमें 6 ही रखेंगे, है ना? Mg का कर लो, मैग्नीशियम का 12 है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 12 है, तो पहले में 2, फिर L में 8 और फिर इसमें 2, 12 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई, ये एकदम समझ में आ गया ना इलेक्ट्रॉन्स को कैसे कैसे रखेंगे। तो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बात समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स को जो शेल्स में रखा जाता है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखना है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये के एलिमेंट क्या है? ये शेल्स हैं। तो आपको कहा जाएगा मेक और प्रिपेयर और डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेल्स। शेल्स का मतलब के एल एम एन के बेसिस पर, के एल एम और एन में आपको रखना है इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ में आया? तो कैसे कैसे आप रखोगे, यहां पर तो ये क्लियर हो गया होगा, है ना? ओके, आप इन चीजों को उतार लो। ओके, हो गया ना ये? चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं हम लोग। अब मैं इन चीजों को एक बार मिटा देता हूं। चलो आ जाओ। अब बात आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आते हैं कि ये पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, इसी पर हम लोग फोकस रहेंगे। लेकिन इस पर फोकस रहने के लिए ये चीज जानना बहुत ही जरूरी था। ओके, चलिए आइए, अब हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं। आप सब लोगों को पता होगा कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है NaCl, है ना? इस NaCl में अब हम लोग थोड़ा देखते हैं ये बना कैसे, ठीक है? Na क्या है? हम लोगों को पता है कि Na
मेटल है और Cl ऑफ कोर्स नॉन मेटल है ना। सोडियम एक मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल है, बोलो हाँ, ओके। अब देखो NaCl आपस में जुड़ा कैसे है, और उसके बाद फिर अगर मेटल है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तो Na क्या सच में पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, और Cl नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, तो क्या Na सच में क्या क्लोरीन सच में नेगेटिव चार्ज बियर करता है, ये देखने के लिए हम लोग आइए थोड़ा कुछ काम कर लेते हैं। Na सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है। इस Na में का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करने के लिए दिया जाए तो 11 एटॉमिक नंबर का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, अरे बोलो हाँ, ओके। और क्लोरीन का 17 का मतलब है 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। तो पहले 11 इलेक्ट्रॉन का हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। पहले K में 2, फिर L में 8 और फिर M में 1, ऐसा कुछ होगा 11 का, 2 8 1 2 8 10 and 1 11। अब 17 का भी कर लेते हैं, क्या क्या, K में 2, L में 8 और M में 7, है ना। ये दोनों हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्लोरीन और सोडियम का। अच्छा, अब मैंने आपको इससे पहले के थ्योरी में बताया था कि कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है स्टेबल होने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी। और स्टेबल होने का मतलब क्या है, बीइंग स्टेबल मींस टू एक्वायर द फॉर्मेट ऑफ इट्स नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है ना, टू acquire the format of its nearest noble gas, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा नियरेस्ट नोबल गैसेस पर बच्चों। इसका एटॉमिक नंबर है 11। खोजिए कि 11 के सबसे नजदीकी नोबल गैस कौन से हैं। हीलियम 2 है, नियन 10 है और आर्गन 18 है। तो 11 के सबसे नजदीक कौन है, ऑफ कोर्स नियन 10 वाला। तो सोडियम को नियन के फॉर्मेट में आना है, 10 के फॉर्मेट में, मींस 2 और 8 के फॉर्मेट में आना है सोडियम को। बात समझ रहे हो ना आप लोग, ओके। क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। इसको भी अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में आना है। तो नियरेस्ट नोबल गैस 17 से नजदीक कौन है, 10, 18 या 36, ऑफ कोर्स 18 आर्गन। तो मतलब क्लोरीन को आर्गन के फॉर्मेट में आना है, 18 के फॉर्मेट में, मींस 288, ठीक है ना बच्चों, बात समझ रहे हो ना, ओके। अब देखो सोडियम को 281 से सिर्फ 28 बनना है, क्योंकि नियन का फॉर्मेट 28 का है, तभी ये स्टेबल होगा। इसीलिए ये रिएक्शन कर रहा है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। उसी तरह से क्लोरीन को 288 बनना है यहां पे, क्योंकि आर्गन का फॉर्मेट 288 है, ठीक है, बात समझ रहे हो, ओके। तो इस सोडियम को 28 बनने के लिए क्या करना होगा, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा देता है या किसी को दे देता है, तो इसके पास अब ये वाला शेल ही नहीं बचेगा, है ना। अगर ये वाला शेल नहीं बचता है इसका, तो ये 28 बन जाएगा, isn't it? Just a second. Okay, sorry for the disturbance and for the delay. So again resuming our class. तो क्या है कि सोडियम को 28 बनना है, और 28 बनने के लिए इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना होगा। बच्चों किसको देगा नहीं पता, क्यों देगा ये पता है ना, इसलिए देगा क्योंकि इसको 28 बनना है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना देना है, ये हाथ में लेके घूम रहा है कि जिसको चाहिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लो मेरे से, ठीक
ठीक है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों देगा, बात समझ में आ गई, यहां पे क्लियर है। तो अब देखो, सोडियम के पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन था, मतलब 11 नेगेटिव और 11 ही पॉजिटिव चार्ज था, है ना। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब एक नेगेटिव दे दिया। एक नेगेटिव देने का मतलब क्या है, अब इसके पास कितना नेगेटिव बच गया, 10 नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव में भी कुछ हुआ क्या, पॉजिटिव तो जितना था उतना ही रह गया, है ना। तो पॉजिटिव जितना था अगर उतना ही रह गया तो सोडियम पे चार्ज कौन सा होगा, एक पॉजिटिव बढ़ गया ना। बात समझो, मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं कि सोडियम के पास पहले 11 नेगेटिव और 11 पॉजिटिव था, बोलो हाँ, ओके। रिएक्शन में अपना एक नेगेटिव सोडियम दे दिया, किसको दिया भी नहीं जानना, बस दे दिया। दे दिया तो अब इसके पास कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव बच गया भाई, 10 ही नेगेटिव बचा। लेकिन पॉजिटिव तो 11 का 11 ही रहा, क्योंकि पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन पे कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, प्रोटॉन 11 था 11 ही रह गया। तो क्या हुआ, 10 नेगेटिव को 10 पॉजिटिव तो न्यूट्रलाइज कर देगा, +10 एंड -10 0 हो जाएगा, हाँ। लेकिन एक पॉजिटिव तो यहां पे बढ़ गया है ना, नहीं। तो एक पॉजिटिव जैसे ही यहां पे बढ़ा तो सोडियम पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, Na पर एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक पॉजिटिव, नहीं एक ही पॉजिटिव ज्यादा है ना, तो एक पॉजिटिव इसमें हो जाएगा। अच्छा, अब यही चीज क्लोरीन पर आ जाओ। क्लोरीन को बनना है 288, यहां पे 8 बनना है क्लोरीन को बच्चों। तो 8 बनने के लिए उसको क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लेना होगा तो क्या हुआ कि सोडियम और क्लोरीन दोनों एक मेले में घूम रहे थे, हाँ? सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में टकरा गए। सोडियम बोला कि हम एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, क्लोरीन बोला हम एक इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहते हैं, हमको जरूरत है। तो दोनों में अपना कुछ अंडरस्टैंडिंग बन गया, बिजनेस शुरू हुआ। क्या, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन ले भी लिया। तो अब क्लोरीन के केस में हम लोग देखते हैं, क्लोरीन के पास पहले 17 नेगेटिव मतलब 17 इलेक्ट्रॉन और 17 पॉजिटिव मतलब 17 प्रोटॉन था ना। अब क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन और रिसीव कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन ये जैसे ही रिसीव किया तो अब इसके पास क्या हुआ, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 नेगेटिव, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव कितना, 17 ही रहा ना। बात समझ लो ना, पॉजिटिव तो 17 ही रहा। तो एक ये जो नेगेटिव बढ़ गया है, 17 पॉजिटिव को तो 17 नेगेटिव न्यूट्रल कर देगा कटकुट करके, -17 एंड +17 कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहां पर 18 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक नेगेटिव ज्यादा है, तो Cl पर क्या हो जाएगा, एक माइनस, ठीक है। तो Na पर क्या हो गया प्लस, Cl पर क्या हो गया माइनस, ठीक है। इसीलिए यहां पे देखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। देखो, रिएक्शन के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो हर वो स्पेसी जिस पर रिएक्शन के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाए, हर वो एटम जिस पे रिएक्शन के बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो मेटल हो जाएगा और उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर रिएक्शन के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नॉन मेटल, और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बात समझ में आई, पक्का। तो अभी देखो बच्चों, अभी इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हम लोगों को करना होगा। बात समझ रहे हो ना, अभी हमें इस पर और थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा।
अभी तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने अभी तक टच नहीं किया है, समझ रहे हो ना। केमिकल प्रॉपर्टीज को टच करने के लिए अभी ये पहला प्रॉपर्टी ही है, लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी को समझ गए तो बाकी की सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को आपको समझना बहुत जरूरी है। आपने, आई होप कि आपने उतार दिया होगा इन चीजों को। शुड आई रब इट? ओके, सो मैं इसको अब या फिर रहने दिया जाए। आई थिंक कि लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, तो आज हम लोग इतने दूर में ही लेक्चर को स्टॉप करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूं, आप मेरे से अभी पूछो, मैं इसको अभी क्लियर करूंगा। इसके बाद में तुरंत आपको असाइनमेंट दूंगा, लेकिन आपको ये 1 to 36 एटॉमिक नंबर और उसके बाद फिर ये जो भी थ्योरी मैंने बताया यहां तक पूरा आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। सो फॉर टुडे द लेक्चर इज ओवर हियर ओनली, ओके ना। स्टे सेफ, जस्ट एंजॉय योर बीइंग क्वारंटाइन्ड। एक्चुअली यू गाइज आर ऑल्सो बीइंग क्वारंटाइन्ड, तो आप लोग एंजॉय करो, लेकिन एंजॉयिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।